प्यारे विद्यार्थियों, कल के लेक्चर में हमने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ी। लोक कल्याणकारी राज्य के अर्थ और परिभाषा इनका अध्ययन किया। लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आज के लेक्चर में हम लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचनाएं, लोक कल्याणकारी राज्य का मूल्यांकन और भारत के संदर्भ में लोक कल्याणकारी राज्य की समीक्षा करेंगे। शुरू करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्तिवादी विचारधारा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। यानी जो व्यक्तिवादी विचारधारा ने कहा उसका प्रत्युत्तर देने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रतिक्रिया स्वरूप उभर के आई। और यह इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को लोक के कल्याण के लिए अधिकतम कार्यों का निष्पादन करना चाहिए। यद्यपि ऐसा करते समय उसे इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उसकी गतिविधियों से व्यक्ति की मूल स्वतंत्रता नष्ट ना हो। प्राय यह कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अंगीकार करने के कारण विश्व के सभी राज्यों के कार्यक्षेत्र में कल्पनातीत वृद्धि हो गई है, यानी कल्पना से परे। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और ऐसा राज्य न केवल उन अनिवार्य कार्यों का निष्पादन करने के लिए ही उत्तरदायी है जो व्यक्तिवादियों ने बताए हैं, बल्कि ये समाजवादियों द्वारा बताए गए कार्यों को भी करता है। अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य समाजवादी राज्य और जो व्यक्तिवादी विचारधारा के जो राज्य हैं जैसे अस्थेयवादी, उनके अनुसार राज्य को जो कार्य करने चाहिए, तो उन दोनों विचारधाराओं का एक समन्वय है। यही नहीं, इन दोनों विचारधाराओं से आगे बढ़कर एक लोक कल्याणकारी राज्य समाज के निर्बलतम वर्गों, जिनमें बालक, वृद्ध, स्त्रियां, असहाय और अपंग तथा आदिम या पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए विशेष ध्यान देना भी अपना महत्वपूर्ण कर्तव्य समझता है। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों को निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत व्यक्त किया जा सकता है। पहला कार्य है बाह्य आक्रमणों से रक्षा तथा आंतरिक शांति। राज्य, चाहे वह हस्तक्षेपवादी हो या लोक कल्याणकारी, अपने देश की सीमाओं और सम्मान की बाह्य आक्रमण से रक्षा करना अपना प्रथम कर्तव्य समझता है। राज्य की संप्रभुता एवं स्वतंत्रता की रक्षा उसका सर्वप्रथम कार्य माना जाता है। राज्य में रह रहे नागरिकों के जीवन, संपत्ति व स्वतंत्रता की रक्षा करना भी उसका दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इन दोनों कार्यों के निष्पादन के लिए राज्य अपने बजट का एक बहुत बड़ा भाग सेना और पुलिस पर व्यय करता है। सेना और पुलिस देश की सीमाओं की रक्षा तथा आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व निभाती हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षणों की व्याख्या करते हुए ये बताया जा चुका है कि राज्य के नागरिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा, राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा हेतु आवश्यक वातावरण की संरचना करता है। अतः आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य, राजनीतिक सुरक्षा संबंधी कार्य तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्य एक लोक कल्याणकारी राज्य के वे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनका निष्पादन करने से ही किसी राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की संज्ञा दी जा सकती है। इन तीनों ही कार्यों का पूर्व में विवरण दिया जा चुका है। इन तीनों ही कार्यों के अंतर्गत एक लोक कल्याणकारी राज्य कृषि, उद्योग तथा व्यापार के आंशिक नियमन और विकास के कार्यों का निष्पादन भी करता है। इस हेतु देश में मुद्रा का निर्माण, प्रमाणिक माप और तोल की व्यवस्था, व्यवसायों का नियमन, कृषकों को राजकीय सहायता, नहरों का निर्माण, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु बीज वितरण और गोदाम खोलना इत्यादि कार्यों को राज्य प्राथमिकता से संपन्न करता है। लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की प्रत्याभूति भी देता है। अगला कार्य है शिक्षा और स्वस्थ वातावरण संबंधी कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य को अपने नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए
आवश्यक शैक्षिक और स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करना है। राज्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करता है और एक निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाता है। औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी राज्य करता है। इस प्रकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए चिकित्सालयों, मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों तथा प्रसव केंद्रों की स्थापना भी राज्य करता है, जिनकी सेवाएं जनसाधारण के लिए निःशुल्क उपलब्ध होती हैं। सामाजिक सेवाओं का निष्पादन। एक लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों की सार्वजनिक सुरक्षा के लिए परिवहन, संचार साधन, सिंचाई के साधन, रेडियो, बैंक, विद्युत उत्पादन एवं वितरण और कृषि उत्पादन की बिक्री हेतु विभिन्न कार्य करता है। राज्य यद्यपि इन सुविधाओं के निष्पादन के लिए नागरिकों से आवश्यक शुल्क वसूल करता है, किंतु इन सेवाओं का लोक कल्याणकारी महत्व यह है कि नागरिक व्यक्तिगत स्तर पर ये सेवाएं अपने लिए नहीं जुटा पाते। इसलिए साधन संपन्न राज्य से नागरिकों के लिए इन समस्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने की आशा की जाती है। यह लोक कल्याणकारी राज्य ही है जो नागरिकों की इस सीमा तक सेवा करता है कि ये आराम से गहरी निद्रा में सोएं और निश्चित समय पर जगाने की जिम्मेदारी वे टेलीफोन विभाग के ऑपरेटर को देते हैं। व्यापक स्तर पर चिकित्सा विशेषज्ञों की सेवाएं एक लोक कल्याणकारी राज्य उपलब्ध करा सकता है। मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था। एक लोक कल्याणकारी राज्य जनता को स्वस्थ मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक उद्यानों, सार्वजनिक तरणतालों, क्रीड़ा क्षेत्रों, सिनेमाघरों, रंगमंच, दूरदर्शन, ओपेरा, रेडियो आदि का प्रबंध करता है। समाज सुधार संबंधी कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य न केवल अपने नागरिकों के आर्थिक सामाजिक उत्थान का ही प्रयत्न करता है, बल्कि इस दृष्टि से राज्य समाज में प्रचलित विभिन्न सामाजिक बुराइयों यथा बाल विवाह, छुआछूत, जाति व्यवस्था, मृत्युभोज, मदपान आदि को दूर करने के लिए सतत प्रयत्न करता है। न्याय व्यवस्था की स्थापना। एक लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को निष्पक्ष और शीघ्र तथा सस्ते न्याय की व्यवस्था करता है। हम जानते हैं कि किसी भी सच्ची लोकतंत्रीय व्यवस्था को मापने के लिए उसकी न्याय व्यवस्था एक मापदंड होती है। देश की न्यायपालिका पर देश की सरकार द्वारा निर्मित कानूनों की व्याख्या का दायित्व भी होता है। देश की न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण ही नहीं करती, बल्कि देश में जिस संविधान के अनुसार शासन चलाया जा रहा है उसकी रक्षा करने के लिए भी उत्तरदायी होती है। अतः एक सुदृढ़ न्याय व्यवस्था लोक हितकारी राज्य की अनिवार्य आवश्यकता होती है। निर्बल वर्गों के उत्थान और संरक्षण पर विशेष बल। एक लोक कल्याणकारी राज्य जहाँ जनसाधारण के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान का प्रयत्न करता है, वहीं वह अपने आप को समाज के निर्बल, असहाय और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध अनुभव करता है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में इस विशेष कोटि के कुछ दायित्वों की ओर राज्य का ध्यान आकृष्ट किया गया है, जिसमें बीमारी व किसी कारण से जीविका कमाने में असमर्थ व्यक्तियों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आदिम जातियों तथा पिछड़े समाज के पिछड़े लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष देखरेख, सामाजिक अन्याय, शोषण से उनकी रक्षा तथा बच्चों और नवयुवकों की शोषण तथा नैतिक व भौतिक पतन से रक्षा और प्रसूति अवस्थाओं में स्त्रियों को सहायता आदि का उल्लेख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्य। यहाँ इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि एक लोक कल्याणकारी राज्य न केवल अपने अनिवार्य कार्यों और सामाजिक सेवाओं का ही निष्पादन करता है, अपितु समाज के निर्बलतम और पिछड़े हुए वर्गों के बच्चों, स्त्रियों, वृद्धों, अपंग और असहाय लोगों तथा पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करने के लिए उत्तरदायी है। वह राज्य पूर्णतः लोक कल्याणकारी राज्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता जो इन निर्बल वर्गों के कल्याण की विशिष्ट योजनाएं तैयार कर उन पर आचरण नहीं करता। भारत सहित दुनिया के सभी लोक कल्याणकारी राज्य इस महत्वपूर्ण कार्य को लोक कल्याण का सर्वोच्च आदर्श मानते हैं।
लोक कल्याण का आदर्श एक मानवीय आदर्श है जिसे किसी एक देश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। कोई भी लोक कल्याणकारी राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में युद्ध का नहीं बल्कि शांति, सद्भावना और सहयोग का समर्थक होता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए पंचशील सिद्धांतों में उसकी आस्था होती है। पड़ोसी राष्ट्रों तथा अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। विभिन्न देशों में दबाव और संघर्ष को दूर करने के लिए परस्पर विचार विमर्श को आधार बनाया जाता है। ये लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य थे। अब हम लोक कल्याणकारी राज्य का मूल्यांकन करते हैं। यद्यपि विश्व के अधिकतर राज्यों में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को मुख्य उद्देश्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, किंतु इसकी प्राप्ति अभी तक कोई भी राज्य नहीं कर पाया है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूर्णतः प्राप्त किया भी नहीं जा सकता। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि जब से ब्रिटेन ने लोक कल्याण की नीति को स्वीकार किया तब से उसने लोक कल्याण के 3 प्रमुख ध्येय वृद्धावस्था की सुरक्षा, बेरोजगारों को संरक्षण और बीमारों की देखभाल स्वीकार किए। वहाँ यह माना गया कि इन 3 वर्गों को उचित और वांछित संरक्षण प्रदान करना लोक कल्याणकारी राज्य की प्रमुख नीति है। इन 3 वर्गों के कल्याण के लिए धन जुटाने हेतु अमीरों पर कर लगाया जाना चाहिए तथा उस पर प्राप्त राशि से इनका कल्याण किया जाना चाहिए। यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि लोक कल्याण के ये तीनों ध्येय कोई राज्य पूर्णतः ना तो प्राप्त कर सका है और ना प्राप्त कर रहा है। लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना। यद्यपि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने अंगीकार किया है, लेकिन कुछ विचारकों ने इस अवधारणा की आलोचना भी की है। प्रमुख आलोचनाएं निम्न प्रकार हैं। लोक कल्याणकारी राज्य एक भ्रम है। साम्यवादियों के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा भ्रम है जो कि सफलता के पश्चात भी समाज में धन की असमानता को नहीं हटा सकता। समाजवादी विचारक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जनता को धोखा देने का साधन मानते हैं। उनका कहना है कि यह पूंजीवादी समाज को बनाए रखने का एक षड्यंत्र मात्र है जो स्वीकार्य नहीं है। इस टॉपिक को दोबारा सुनें। लोक कल्याणकारी राज्य एक भ्रम। साम्यवादियों के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा भ्रम है जो कि सफलता के पश्चात भी समाज में धन की असमानता को नहीं हटा सकता। यहाँ समाजवादी विचारक लिखा हुआ है आगे, तो इसको साम्यवादी ही पढ़ना है। साम्यवादी विचारक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जनता को धोखा देने का एक साधन मानते हैं। उनका कहना है कि ये पूंजीवादी व्यवस्था समाज को बनाए रखने का एक षड्यंत्र मात्र है जो स्वीकार्य नहीं है। दूसरी आलोचना है पूंजीवादी प्रकृति। साम्यवादियों द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है कि यह पूंजीवाद से गुजरने वाली अवस्था है तथा समाजवाद व उन्मुक्त व्यापार नीति के मध्य एक समझौता है। यह वर्ग संघर्ष के मुख्य आधारों को नहीं बदलता है। मार्क्सवादियों के अनुसार समाज में लोगों का उचित कल्याण तभी संभव है जब शोषण करने वालों और उत्पादन के साधनों के मालिकों को उखाड़ फेंका जाए। मार्क्सवादी इस अवधारणा को साम्यवादी क्रांति को रोकने के लिए बुर्जुआ वर्ग का षड्यंत्र मानते हैं। उनका ये मानना है कि राज्य की प्रकृति मूलतः पूंजीवादी होती है। व्यक्ति के स्वनिर्भर बनने में बाधक। इस राज्य की एक आलोचना यह भी की जाती है कि राज्य द्वारा लोगों को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध करा देने से लोग आलसी हो जाते हैं। ऐसे राज्य में राज्य द्वारा नागरिकों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, जिससे नागरिक स्वयं अपने स्तर पर प्रयास नहीं करता है। अतः यह राज्य अयोग्य तथा आलसी लोगों को भी योग्य मान लेता है। अगली आलोचना है लोकतंत्र को सीमित करता है। लोक कल्याणकारी राज्य की एक अन्य प्रमुख आलोचना यह भी की जाती है कि यह राज्य की शक्तियों का विस्तार करता है और जैसे जैसे राज्य की शक्ति बढ़ती जाती है नागरिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप भी बढ़ता जाता है। इस लोक कल्याणकारी राज्य को कुछ विद्वान लोकतंत्र की प्रवृत्ति के लिए घातक मानते हैं। उनका विचार है कि लोकतंत्र अत्यधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है,
किंतु लोक कल्याणकारी राज्य अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि कर व्यक्ति की स्वतंत्रता को आघात पहुंचाता है। नागरिक प्रत्येक बात के संदर्भ में राज्य की ओर देखने लगते हैं। इस प्रकार उनमें पहल करने की क्षमता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास कम होने लगता है। इस स्थिति में लोक कल्याणकारी और सर्वाधिकारवादी राज्य में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता। परिणाम यह होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य एक विकराल सरकार को जन्म देता है जो जनता की स्वतंत्रता और लोकतंत्र दोनों को सीमित कर देती है। किंतु दूसरी ओर लोकतंत्र और लोक कल्याण के इस पारस्परिक संबंध के विषय में अन्य लोग उक्त दृष्टिकोण को सही नहीं मानते। वस्तुतः राज्य द्वारा अपनाई गई लोक कल्याण की प्रवृत्ति ने लोकतंत्र को दुर्बल नहीं किया बल्कि सशक्त बनाया है। 1929 और 30 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट के काल में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नवनिर्माण आर्थिक नीति अपनाकर प्रजातंत्र को बचा लिया था। अमेरिका में विल्सन की प्रगतिशील नीति, ट्रूमैन की उचित नीति और रूजवेल्ट की नवनिर्माण की यद्यपि तत्काल आलोचनाएं हुई थीं, किंतु बाद में स्वीकार किया गया कि इन नीतियों ने अमेरिकी प्रजातंत्र को दुर्बल नहीं किया बल्कि शक्ति प्रदान की। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य। समीक्षा। जहाँ तक भारत, अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र राष्ट्रों का संबंध है, लोक कल्याणकारी राज्य की नीति ने इन राष्ट्रों को जीवनदायिनी शक्ति प्रदान की है। किंतु यदि इन राष्ट्रों की लोक कल्याण की नीति को इंग्लैंड में निर्धारित लोक कल्याण के 3 आदर्शों की कसौटी पर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन तीनों ही आदर्शों को ये राष्ट्र पूरी तरह अभी प्राप्त नहीं कर सके हैं। किंतु यह भी सच है कि ये राष्ट्र अपनी राजनीतिक नीतियों के माध्यम से केवल इन्हीं 3 आदर्शों को नहीं बल्कि और भी आगे बढ़कर अपने अपने देश को लोक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करने में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। भारत में उसके नीति निर्देशक तत्वों जिनका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है में राज्य को लोक कल्याण की जिन नीतियों पर आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है, भारत की सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही प्रतीत होती है। यद्यपि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और उसकी प्राप्ति की दिशा में औपचारिक घोषणाएं, नारेबाजी और काल्पनिक उड़ान सरकार और प्रशासन के क्षेत्र में अधिक हुई है, लेकिन उनकी क्रियान्विति संभव नहीं हो पाई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य। भारत में 1990 के दशक से पूर्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सैद्धांतिक प्रयास तो किए गए, लेकिन व्यवहार में आर्थिक सुरक्षा तथा समानता और राजनीतिक तथा सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भारत अपने संवैधानिक आदर्शों को निष्ठा से क्रियान्वित नहीं कर सका है। किंतु 2000 के दशक के पश्चात सरकार एवं प्रशासन के उद्देश्यों एवं लक्ष्य में परिवर्तन हुआ है, जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विपरीत है एवं जिन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पार्श्व में धकेल दिया है। वर्तमान में न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में, विशेष रूप से विकसित राष्ट्रों में लोक विकल्प उपागम को अपनाया गया है। इस उपागम के अंतर्गत सरकार के कार्यों में कमी की जा रही है। इसी का परिणाम है कि उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की अवधारणा का विकास हुआ है। भारत में भी अनेक क्षेत्रों में राज्य ने अपने दायित्वों को निजी उद्यमियों को सौंप दिया है। इन दायित्वों की पूर्ति लोक कल्याण की दृष्टि से राज्य द्वारा की जानी आवश्यक मानी जाती है। उदाहरण स्वरूप, राज्य सड़कों का स्वयं निर्माण न करके बीओटी योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र द्वारा करवा रही है। बीओटी एक स्कीम होती है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। लोक कल्याणकारी राज्य की अनिवार्यता यह है कि वह नागरिकों के आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं करेगा, उन्हें रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराएगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में रोजगार के समान अवसर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। पैरा टीचर्स और पैरा डॉक्टर्स की अवधारणा का संचालन इसका उदाहरण माना जा सकता है। लोक कल्याणकारी राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि यह शिक्षा के लिए समुचित प्रबंध करेगा तथा एक न्यूनतम स्तर पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा, किंतु वर्तमान में शिक्षा का भी निजीकरण हो रहा है। लोक कल्याणकारी राज्य में नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु विभिन्न सेवाओं जैसे परिवहन, संचार के साधन, डाक व्यवस्था, विद्युत वितरण आदि के संचालन का दायित्व भी राज्य का ही होता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य पर
दृष्टि डालें तो राज्य इन सेवाओं के संचालन के दायित्व से भी धीरे धीरे मुक्त होना चाहता है। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य कारण जैसे आर्थिक साधनों की कमी, नौकरशाही की नकारात्मक भूमिका, वैचारिक संघर्ष की समस्या, राजनीतिक अस्थिरता आदि ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पार्श्व में धकेल दिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह अवधारणा केवल एक सैद्धांतिक रूप में ही रह जाएगी। तो आज के लोक कल्याणकारी राज्य के चैप्टर में हम पढ़ रहे थे अभी भारत के संदर्भ में लोक कल्याणकारी राज्य की समीक्षा। आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है।